वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी शुड बी अवेयर दैट finance is the lifeblood for any business organization. फाइनेंस जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ ब्लड का कार्य करता है। फाइनेंस के बिना किसी भी बिजनेस का कल्पना भी नहीं किया जा सकता, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। फाइनेंस की अहम भूमिका होती है, फाइनेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फाइनेंस is derived from the Latin word derived from the Latin word एक लैटिन वर्ड के आधार पर ड्राइव किया गया फाइनेंस को। इसका मतलब होता है फिनिश, और इस फिनिश का मतलब होता है इंड। फाइनेंस का उद्भव, फाइनेंस का प्रादुर्भाव एक लैटिन वर्ड से हुआ है जिसका मतलब होता है एंड। आमतौर पे फाइनेंस फंक्शन होता है, फाइनेंस का जो मेन फंक्शन होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। फाइनेंस का महत्वपूर्ण कार्य होता है फंड को उपलब्ध कराना और उसका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग कराना। यदि फाइनेंस को परिभाषित किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि ए मीडियम of business which procure procures and uses the funds in purchase department, production department, marketing department, research and development department, etc. Research and development department, etc. is called finance. The medium of business which procures and its uses the funds in various department of the business organization is called finance. One thing is also here, when we talk about money, that is finance. That means when we talk about amount, that is finance. When we talk about investment, that is finance. Finance is interpreted many ways: money, amount, capital.
investment, etc. These all are known as finance. Finance can be interpreted in so many ways. फाइनेंस को अनेक तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, मनी के रूप में भी उन्हें लोग यूज करते हैं। मनी कोई अमाउंट के रूप में यूज करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट के रूप में बोलते हैं, कोई कैपिटल के रूप में कहते हैं, बोलते हैं। ये सब के सब फाइनेंस है। दूसरे शब्दों में हम फाइनेंस को डिफाइन कर सकते हैं, एन आर्ट और साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी इज नॉन एज फाइनेंस। मनी को मैनेज करने के कला और विज्ञान को ही हम फाइनेंस कहते हैं, वित्त कहते हैं। मनी का प्रबंधन करने के कला एवं विज्ञान को ही हम वित्त कहते हैं। ऐसा विज्ञान जो प्रबंधन के लिए इन्वेस्टमेंट में मददगार होता है, क्रेडिट उपलब्ध कराने में मददगार होता है, एसेट्स को मैनेज करने में मददगार होता है, लायबिलिटीज को मैनेज करने में मददगार होता है, बैंकिंग सिस्टम में मददगार होता है, ओवरऑल मनी के अध्ययन में मददगार होता है। फाइनेंस कहलाता है। यानी कि फाइनेंस is a discipline, finance is a subject which helps the management in a study of money, banking, credit, investment, assets एंड लायबिलिटीज। फाइनेंस का मतलब हुआ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस एंड सो overall financial system is the part of finance। overall financial system, overall financial system, finance, overall financial system, financial system, financial system consists three things. First is the public finance. First is the public finance. Second is the corporate finance, and third is the personal finance or finance regarding individual. You can say personal finance. When we talk about the public finance, under public finance there are two things. यदि हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं, पब्लिक फाइनेंस मतलब हुआ गवर्नमेंट सेक्टर में। पब्लिक फाइनेंस में फंड आएगा कहां से, फंड जाएगा कहां? दो तरह के फंड होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर के, एक कैपिटल नेचर के। जो फंड, सोर्स ऑफ फंड आता है वो या तो रेवेन्यू के रूप में आता है, यहां पे हम लिख देते हैं रेसिप्ट्स, और यहां पे लिख देते हैं पेमेंट। या तो रेसिप्ट्स होगा या पेमेंट होगा। यदि रेसिप्ट्स होता है, अगर रेसिप्ट्स होता है तो दो प्रकार का होगा, या तो रेवेन्यू रेसिप्ट्स होगा
या कैपिटल रेसिप्ट्स होगा। पेमेंट अगर होता है तो ये भी दो प्रकार का होगा, जिसे हम एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। एक्सपेंडिचर ये भी दो प्रकार का होगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर हम रेवेन्यू रेसिप्ट की बात करें, जो रेसिप्ट रेकरिंग नेचर का हो, नियमित अंतराल पे गवर्नमेंट को प्राप्त होता हो, रेवेन्यू रेसिप्ट कहलाता है। जिसके अंतर्गत जितनी भी टैक्स से रेसिप्ट आता है वो रेवेन्यू रेसिप्ट में आता है। टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, दीज ऑल आर द रेवेन्यू रेसिप्ट बिकॉज इट इज रेकरिंग इन नेचर। कैपिटल रेसिप्ट की अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट्स को बेच के जो भी प्राप्तियां होती है, जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, वो कैपिटल रेसिप्ट से में आता है। डिस इन्वेस्टमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो कैपिटल रेसिप्ट में आएगा। रेवेन्यू रेसिप्ट में फाइन, पेनल्टी और फाइन, फीस, ये सब के सब रेवेन्यू रेसिप्ट में आएगा। हम आगे बात करें एक्सपेंडिचर में, तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज, वेजेस पेड टू द लेबर्स, दीज ऑल आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो कैपिटल एसेट्स को उपलब्ध कराने में खर्च होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हमें प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ रहा है, या हमें बड़े बड़े बिल्डिंग और पुल बनाने पड़ रहे हैं, बांध बनाने पड़ रहे हैं, वो सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्राप्त हो, इकोनॉमी का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो, उसका मेन उद्देश्य ये होता है। पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना नहीं होता, बल्कि वेलफेयर प्रोवाइड करना होता है। सोसाइटीज, कम्युनिटीज, कॉमन पीपल्स को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर मिले, पॉवर्टी कम से कम हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, ये सारी क्रियाकलाप पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत किया जाता है और इन्हीं के बारे में सोचा जाता है। यदि हम बात करेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस का, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत इकोनॉमी के वेलफेयर के बारे में सोचना तो काम है, बट वो सेकेंडरी काम है। प्राइमरी जो फंक्शन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो है पहला शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी इसका एक उद्देश्य है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी कॉर्पोरेट का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए ही कंपनी को बाकी का सारा कार्य करना पड़ता है। इसके लिए इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दो प्रकार के होते हैं। पहला कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इनके द्वारा लिया जाता है, और दूसरा वर्किंग कैपिटल डिसीजंस लिया जाता है। इनके द्वारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन भी लिया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर
डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, कितना डेट रखना चाहिए, कितना इक्विटी रखना चाहिए। इन्हें टैक्स कंसीडरेशन पे भी बात करनी होती है। टैक्स कंसीडरेशन, टैक्स कंसीडरेशन इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। टैक्स कंसीडरेशन पर भी इन्हें ध्यान देना होता है। इसके अलावा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर का दोनों अलग अलग चीज हुआ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कम से कम लागत पे अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना भी इनका गोल होता है, इनका उद्देश्य होता है। तभी तो ये शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सबसे मेन उद्देश्य है। ये सब तो एक पड़ाव मात्र है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हुआ करता था। मॉडर्न ऑब्जेक्टिव जो है वो है शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अंतर्गत कैश फ्लो भी देखा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो, क्योंकि इसी के आधार पे मैनेजमेंट द्वारा एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस के आधार पे फिर डिसीजन लिया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टूल का कार्य करता है डिसीजन मेकिंग में। तो इस प्रकार से ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का कार्य हुआ कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या होता है। ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम में ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम बात करेंगे। पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत बस दो बातें आएगी, एक तो सेविंग और दूसरा इन्वेस्टमेंट। यदि सेविंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस मतलब फाइनेंस मेड बाय इंडिविजुअल, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर मनी वाया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक इंडिविजुअल अपने मनी को या तो सेव करता है या उसे इन्वेस्ट करता है। तो कितना सेविंग किया जाना चाहिए, कितना इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कब इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट शुड बी द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में पर्सनल फाइनेंस बताता है। जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो फिर बहुत सारी बातें आती है। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग आएगी, फिर टैक्स प्लानिंग आएगी, टैक्स प्लानिंग, एजुकेशन, चिल्ड्रेन्स एजुकेशन प्लानिंग, चिल्ड्रेन्स एजुकेशन, प्लानिंग। ये छोटे छोटे जो भी प्लानिंग है, इन प्लानिंग के बारे में हम इन्वेस्टमेंट में स्टडी करते हैं पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत। हम पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत एक और स्टडी करते हैं मॉर्गेज का। मॉर्गेज का स्टडी करते हैं। हम अगर कोई लोन लेते हैं तो कौन सा लोन हमारे लिए सस्ता होगा, कौन सा लोन महंगा होगा, उसको कब चुकाना है, कैसे चुकाना है, क्या ये लॉन्ग टर्म में उसे चुकता किया जाना अच्छा है या जितना जल्दी उस लायबिलिटीज को चुकता कर दे वो अच्छा है। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। एक बात हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो पर्सनल फाइनेंस है सिर्फ एक इंडिविजुअल तक ही सीमित नहीं है। तो ये पर्सनल, एक इंडिविजुअल द्वारा जो फाइनेंस किया जाता है, एक इंडिविजुअल द्वारा जो सेविंग किया जाता है,
एक इंडिविजुअल द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कहां पे करोगे? ये इन्वेस्टमेंट शेयर में करोगे, डिवेंचर में करोगे, बॉन्ड्स में करोगे, म्यूचुअल फंड में करोगे, रियल एस्टेट में करोगे। तो ये जहां भी इन्वेस्ट करेंगे एक इंडिविजुअल, उससे न केवल इनका इंडिविजुअल बेनिफिट होगा, न केवल हाउस होल्ड को बेनिफिट होगा, बल्कि कॉर्पोरेट्स को भी बेनिफिट होगा। यानी कि ये एक कॉर्पोरेट्स के लिए सोर्स ऑफ पूल ऑफ फंड है। इसके माध्यम से फंड का पूल किया जाता है। एक इंडिविजुअल से कॉर्पोरेट द्वारा फंड को पूल किया जाता है। एक कॉर्पोरेट को इंडिविजुअल द्वारा लिक्विडिटी अवेलेबल कराया जाता है पर्सनल फाइनेंस के माध्यम से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब भी होगा तो या तो शेयर में होगा, डिवेंचर में होगा, बॉन्ड्स में होगा, म्यूचुअल फंड में होगा, रियल एस्टेट में होगा। इससे कॉर्पोरेट को कैपिटल का सप्लाई होगा, फंड का सप्लाई होगा। यानी कि पर्सनल फाइनेंस इज not only related with the individual, the household, but it also related with corporates and economy as whole। यानी कि ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होता, किसी खास हाउस होल्ड से संबंधित नहीं होता, बल्कि ये कॉर्पोरेट और समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। एक एक इंडिविजुअल जब फाइनेंस करता है, इसी से अर्थव्यवस्था को गति मिलता है। एक एक इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट करता है तो इससे अर्थव्यवस्था को बैकअप मिलता है, गति मिलता है, और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वृद्धि होती है। तो ये कहा जा सकता है कि फाइनेंस किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन है, लाइफ ब्लड है। फाइनेंस के बिना न तो कोई इकोनॉमी सरवाइव कर सकता है, न ही गवर्नमेंट सरवाइव कर सकती है, न ही कोई कॉर्पोरेट्स, और न ही कोई इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के अवधारणा, वित्त की अवधारणा। हमने अभी वित्त के अवधारणा से संबंधित डिस्कशन किया इस क्लास में। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, जो नीडी स्टूडेंट है, जिनको जरूरत है, जो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं उनको, ताकि उन्हें ये बेनिफिट पहुंचा सके। इसलिए इनको इसे ज्यादा से ज्यादा उन तक शेयर करें, पहुंचावें, ताकि उन्हें बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।